बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल, सीएम धामी ने दी ट्वीट कर बधाई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज होगी कांग्रेस की बैठक, सभी नेता रहेंगे मौजूद। 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। जोशीमठ में सरकार द्वारा लगातार जारी है राहत और बचाव कार्य। 46 प्रभावित परिवारों को फिर किया विस्थापित। स्थायी विस्थापन के लिए पीपल कोठी में जमीन चिन्हित। हरिद्वार के नाले में मिला महिला का शव, पीठ पर रखा हुआ था रेत से भरा कट्टा। हत्या की आशंका को लेकर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे से कांग्रेस भवन में बैठक होगी। कांग्रेस के सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। अभियान के प्रभारी अजय कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। तो बता दें आपको, 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से अभियान को सफल बनाना है, इस पर चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस की 26 तारीख से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है पूरे प्रदेश में। अगर हम खासतौर पर बात करें तो उत्तराखंड में प्रभारी के तौर पर अजय कुमार लल्लू, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको प्रभारी की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। आज वो देहरादून के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश में किस तरीके से कार्यक्रम चलेगा, क्या कुछ मुद्दे इस कार्यक्रम के जरिए जो है एक तरीके से कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी। इस पूरे अभियान को लेकर के क्या कुछ रोड मैप जो है प्रदेश संगठन की तरफ से तैयार किया गया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक जो है की जाएगी, जिसमें खुद जो अभियान के प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू वो पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष चाहे प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्य, जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, ये सभी लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो है इसमें रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से उत्तराखंड में इस अभियान को आगे बढ़ाना है, कि आप कुछ रणनीति के तहत जो है अभियान की शुरुआत होगी। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस में होने वाली, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए लेकर जो है चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अगर आकाश बात करें तो कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण ये अभियान उत्तराखंड में, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। स्थानीय स्तर पर बात करें प्रदेश की तो निकाय चुनाव, उसके बाद अगले जो चुनाव होने हैं प्रदेश में, उसको लेकर कितना महत्वपूर्ण ये अभियान, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें इस अभियान के जरिए जो तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी, साथ ही अगर बात करें तो जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश भी रहेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सफलता कांग्रेस को लग रही है कि हाँ, एक तरीके से लोगों में जुड़ाव हुआ है, उसी के तहत कहीं ना कहीं अभी तय किया गया था कि प्रियंका गांधी के आह्वान पर ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस साल नगर निकाय के चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कोशिश ये है कि कांग्रेस की रणनीति की इस अभियान के जरिए लोगों के बीच में अपनी एक पैठ बनाई जाए। और यह वजह है कि इस अभियान के जरिए जिस तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान इसको नाम दिया गया है, उसका सीधे तौर पर मकसद है कि हर घर में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दस्तक देंगे। हर घर में जो है कांग्रेस के एक नया कार्यकर्ता जो है जाएगा, तमाम पार्टी की जो रीति नीति है उसको भी बताने का काम करेगा। और साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार की विफलताएं हैं, केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, जो स्थानीय स्तर पर मुद्दे हैं, उनको भी जनता के बीच में जो है लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। तो कोशिश यही है कि हर घर में अगर कांग्रेस दस्तक देती है और ये तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में जो है पार्टी को मिल सकता है। और इसी रणनीति के तहत जो काम किया जा रहा है, और यही वजह है कि इस अभियान के तहत तमाम बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भी अपने स्तर पर जो है तमाम जगहों पर इस अभियान की शुरुआत करें। तमाम चाहे जिलों की लेवल की बात हो, विधानसभा लेवल की बात हो, ब्लॉक लेवल की बात हो, ये तमाम रणनीति जो है आज तैयार की जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस रणनीति के साथ जो है 26 तारीख से इस अभियान की शुरुआत जो है कांग्रेस प्रदेश में भी करेगी और पूरे देश में भर में जो है इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, 26 तारीख से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की है। जोशीमठ आपदा को लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी ने शाह को राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है।
तो महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ आपदा को लेकर नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जोशीमठ आपदा को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने शाह को राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ आपदा को लेकर जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि विस्थापन किया जाए, हर एक मदद प्रभावितों तक पहुंचाई जाए और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की है, क्या जानकारी? देखिए, कल ये दिल्ली में मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह पहले से क्या था कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर है, तो सही बात है कि जोशीमठ में जो आपदा है उसको लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से के अलावा जो केंद्र सरकार है उसको भी एक तरीके से मुलाकात कर सकते हैं। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, जिसमें जोशीमठ में जो आपदा है उसको लेकर के तमाम जो राहत और बचाव कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं, किस तरीके से विस्थापन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ मदद जो है प्रभावित परिवारों को दी जा रही है, तमाम पूरे जो खाका है वो एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा है। तमाम जो पर्पल की रिपोर्ट है वो भी एक तरीके से बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर विस्थापन का कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति के तहत जो है जोशीमठ को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए काम होगा। वो तमाम रणनीति क्या कुछ सरकार की है, किस तरीके से सरकार को मदद की आवश्यकता है, केंद्र के सहयोग से क्या कुछ मदद मिल सकती है, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल गृह मंत्री अमित शाह को बताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से विस्थापन को लेकर के लगातार सरकार प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि पीपल कोटी में सरकार ने जो जगह है वो एक तरह चिन्हित कर ली है कि पहले फेज में जो तमाम लोग हैं उनको एक तरीके से उसमें बचाया जाएगा, जिसमें 125 से 135 लोगों के रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पर की जाएगी। दूसरी तरफ लगातार सरकार की तरफ से जो प्रभावित परिवार हैं उनको राहत सहायता पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण बैठक कहीं ना कहीं रही है मुलाकात में, जिसमें कई तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है और कह सकते हैं कि जो तमाम कार्य किए गए हैं और केंद्र का जो सहयोग किया जा रहा है उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है अमित शाह को अवगत कराया गया। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड को कहीं ना कहीं इस जोशीमठ आपदा को लेकर के केंद्र भी जो अपनी मदद दे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहले से ही अधिकारियों को कहा गया था कि जब कैबिनेट बैठक हुई तो एक हफ्ते के अंदर भीतर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी किस तरीके से केंद्र से मदद मांगी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अवगत कराया होगा कि जल्दी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो सहयोग केंद्र से सहयोग होगा उसको लेकर के केंद्र सरकार मदद करे। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक कहीं ना कहीं ये रही है। और ऐसे में इस महत्वपूर्ण बैठक में जो कह सकते हैं कि तमाम जो जोशीमठ को लेकर काम किए जा रहे हैं, केंद्र की मदद की जो आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आकाश, तो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम धामी मिले हैं। कार्यकाल बढ़ाए जाने पर जेपी नड्डा को बधाई दी है। नड्डा के नेतृत्व में फिर नया कीर्तिमान पार्टी बनाएगी, सीएम धामी ने ये कहा। जोशीमठ आपदा को लेकर भी जेपी नड्डा से बात हुई है। तो देखिए, ये ट्वीट भी सामने है जो कि आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं सीएम धामी। कार्यकाल बढ़ाए जाने पर उन्हें बधाई दी। नड्डा के नेतृत्व में फिर नया कीर्तिमान पार्टी बनाएगी, ये सीएम धामी ने कहा है। जोशीमठ आपदा को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई है। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है, तस्वीर भी साझा की है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, जोशीमठ आपदा को लेकर तो चर्चा हुई है जेपी नड्डा से, साथ ही जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उसके लिए बधाई भी दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही थी और यही वजह है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के साथ उनको बधाई भी दी है एक तरीके से कि जो कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है। और निश्चित तौर पर कहने के मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है कि जिस तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करी उसके बाद उनको बधाई भी दी गई है। और ये कहा गया है कि आने वाले समय में एक नई जो कीर्तिमान है वो भी स्थापित होगा। जिस तरह से जेपी नड्डा के नेतृत्व में तमाम चुनाव लड़े गए हैं, उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया हो या उत्तर प्रदेश का राज्य में जो चुनाव हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण जीत जो है बीजेपी ने हासिल की हो। आने वाले समय में 2024 का लक्ष्य लेकर के जो बीजेपी चल रही है उसको कीर्तिमान को भी बीजेपी जो है एक तरीके से जीत हासिल करेगी। तो कह सकते हैं कि इस मुलाकात के जरिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जोशीमठ आपदा का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से जोशीमठ आपदा में काम किया जा रहा है, क्या कुछ राहत प्रभाव कार्य जो यहाँ पर किए जा रहे हैं।
दूसरी तरफ जिस तरीके से निर्देश जेपी नड्डा ने भी दिए थे, क्योंकि फ़ोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, उस समय भी निर्देश दिए थे कि किस तरीके से वहाँ पर जो है राहत बचाव कार्य हो। साथ ही साथ अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देशित किया गया था कि वो भी लोगों की मदद के लिए आ गया है। इस समय जो आपदा की घड़ी है उसमें जो है क्या कुछ मदद जो है कार्यकर्ता कर सकते हैं, उनको भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि प्रभावित परिवारों की मदद करें, और ये वजह है कि कई प्रभावित परिवारों से बीजेपी कार्यकर्ता मुलाकात भी की है, उनकी मदद भी कर रहे हैं। इस समय भी कई कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं जो राहत बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मुलाकात के साथ ही जेपी नड्डा को बधाई भी दी गई है, और ऐसे में तमाम जो प्रदेश में गतिविधियां हुई है संगठनात्मक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उन तमाम चीज़ों की जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मंच से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से फिनलैंड सीएमआई के पदाधिकारियों ने मुलाकात के दौरान सदस्यों ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये संगठन गैर सरकारी संगठन है जो संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष रोकने और हल करने के लिए काम करता है। संगठन के संस्थापक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अख्तिसारी हैं। वहीं संगठन की उपस्थिति 20 से अधिक देशों में है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संगठन का विजन और मिशन सराहनीय है। संघर्षों का हल करने और दुनिया भर में स्थायी शांति का निर्माण करने के क्षेत्र में सीएमआई बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत की धारणा हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की रही है, जिसमें पूरी पृथ्वी को एक ही परिवार के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के राज्य खाद्य उद्योग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सितारगंज पहुंचे, जहां नगर पालिका सितारगंज सभागार में पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग और नगर पालिका सभासदों के साथ सतर्कता समिति की बैठक की गई। बैठक में राशन कार्ड की समस्याएं सामने आई, जिस पर उन्होंने पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। नगर पालिका सितारगंज की सतर्कता समिति की यह बैठक की गई और इस बैठक में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कुछ बातें आई। हमने तीनों डिपार्टमेंट को इसमें कवर किया है, सप्लाई डिपार्टमेंट को, आईसीडीएस को और शिक्षा विभाग को, जिसमें मिड डे मील है। हमने आयोग की तरफ से यह कहना है कि अगर जो पात्र व्यक्ति है और वो मानक के अनुसार पात्रता रखता है, तो जो जिला स्तर पर कोई समस्याएं हैं तो उनकी शिकायत आयोग में कर सकता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी जिले के मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं और वहां से जो निर्णय आएगा, अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील के लिए आयोग में आ सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित है। इसमें लाभार्थी के साथ साथ राशन के कोटेदार को भी कोई शिकायत है सरकार से, तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपदा से घिरे जोशीमठ को फिर से बसाने के लिए शहरी आवास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बैठक ली और चमोली के जोशीमठ सहित अन्य शहरों के मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि चमोली जिले के मास्टर प्लान को लेकर REPL संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो सामान्य प्रक्रिया के तहत इस संस्था को 1.5 साल का समय दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए इस एजेंसी को तत्काल बुलाया गया है और अभी तमाम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा कैरिंग कैपेसिटी को भी अमल में लाते हुए सर्वे पर काम किया जा रहा है। मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करे, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो स्टडीज़ कर रही हैं, एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे ये अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा, ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। बहुत जल्द इसके काम के लिए कहा जाएगा कि ताकि ये जो पुनर्वास होना है उसमें लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमारे आने वाले टाइम पे जो समस्याएं आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस एजेंसी का भरपूर हम लाभ ले सकें। पूरे प्रदेश भर की जो पहाड़ी एरियाज हैं विशेषकर, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी की बात जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जगह का इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लें
ताकि आने वाले समय पे ऐसी बड़ी समस्या जो आज जोशीमठ में है, उस प्रकार की समस्या का सामना हमें फिर दोबारा न करना। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के वार्ड 9 में भूधसाव से 849 भवन प्रभावित हुए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 165 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन में रखा गया है। प्रशासन ने अब तक 237 परिवारों के 800 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 83 स्थानों पर 615 कक्षों का चिन्हांकन किया है, जिसमें 2190 लोगों को ठहराया जा सकता है। वहीं पीपरकोटी में अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों को चयनित किया गया है, जिसमें 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। जोशीमठ में पड़ी दरारों को भरने में प्रशासन जुटा है। बारिश और बर्फबारी के चलते दरारें और भी ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, जिसके चलते दरारों को भरने का काम जारी है। वहीं प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन उनके भवनों के आसपास की गहरी दरारों को अब मिट्टी से भर रहा है, जबकि मिट्टी भरने से क्या उनका भवन बच जाएगा? पहले उनका सरकार मुआवजा दे। वहीं मनोहर बाग वार्ड के आपदा प्रभावितों का कहना है कि वो राहत शिविरों में नहीं रहने वाले हैं, वे अपने जर्जर भवनों में वापस लौट रहे हैं। इस तरह से ये दरारें कहाँ तक तुम ये दरारें ढकोगे? और इस दरारों से अगर पानी नीचे जो पहले जा रहा था तो उसको पहले ही इन्होंने ढक देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और देखो, हम अभी तक सामान शिफ्ट करने पे लगे हुए हैं और जो है आज से हम अपने घर में ही सोएंगे जब तक हमारा मुआवजा घोषित नहीं होता है। मनोहर बाग में रहता हूँ, हमारा घर पूरा टूट चुका है और हम अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। हमको रहने को नहीं है, कहाँ हम खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम तो खाली परेशानी में है। तो पता नहीं किसने भेज रखा है कि 10-12 लेबर भेज रखा है, दरार बूझ के हमको बोलेंगे कि हमारी मकान तो अस्त खत्म हो रखी। मेरा आदमी है वो तहसील में बैठ के बोल रहे कि मैंने मरना तो यहाँ बचना, यहाँ जब तक हमको कुछ नहीं मिले तब तक हम बाहर भी नहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे। हम तो यहाँ परेशान नंगे थाए में है, हमको कुछ दो। पहले दरार बूझ रहे, इन दरारों को बूझ के क्या होगा? पहले हमारे मकान के दो, पहले मकान ठीक करो तब जाके दरार भरो। ये सारा लोग प्रशासन लोग इन आदमियों को लेबर लेके यहाँ दरारें बंद कर रहे हैं। सारा जगह जगह दरारें बंद कर। हमारे पास क्या सबूत है? अगर दरार बंद हो जाएगी तो हमारा मकान का क्या होगा? हमारा फ्यूचर का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा? और तब देखो तो आए बच्चे लोग, तब उनको दरार धमका के तब भगाया उनको। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर प्रवीण पवार का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने सलाह दी है कि ठंड में गर्म कपड़े पहनना चाहिए। इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वायरल फीवर हो रहा है, क्योंकि दिन का टेम्परेचर अच्छा खासा ज्यादा है और रात को एकदम से डिप आ रहा है, तो उस वजह से गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार, बॉडी एक, ऐसे ज्यादातर पेशेंट आजकल आ रहे हैं। एक्सट्रीम एजेस जैसे बहुत छोटे बच्चे या बूढ़े लोग हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जैसे या फिर जिसे निमोनिया या अस्थमा वाले पेशेंट है, उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम टाइम से खाना खाएं, प्रचुर मात्रा में पानी लें और आराम, और जो आपकी नियमित दवाइयां जैसे शुगर बीपी वाली उसे लेते हैं। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरता है, उसमें आर्द्रता है वो जो कम हो जाती है, उसके वजह से सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट बढ़ जाते हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने भर्तियों में हो रही धांधली के मामले में सवाल खड़े किए। उन्होंने पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले पर सवाल उठाते हुए आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले के बाद भर्ती घोटालों में संलिप्त लोक सेवा आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा प्रस्तावित पीसीएस, मेंस और
फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को स्थगित किया जाए, साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने में फेल साबित हो रही है। कि अभ्यर्थियों को हम ये आरक्षण देंगे या पूरे देश के अभ्यर्थियों को हम ये आरक्षण देने का काम करें, ये तो सरकार को करना पड़े। तो ये जो है आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और ये आयोग भी जो है शक के दायरे में है। जब जांच हो रही है तो उस जांच के माध्यम से जो है अब ये सरकार भी समझ में नहीं आ रहा। हम किसी जांच को आप जो है SIT के माध्यम से कराने का काम करते हैं, किसी जांच को आप विजिलेंस के माध्यम से कराने का काम करते हैं। जो एजेंसी बना करके आप चाहे उसकी जांच करा रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इन तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं जिसमें बड़े स्तर पर जो है नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी CBI जांच कराने का काम सरकार। खटीमा में कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेसी सांकेतिक उपवास पर बैठे। इस प्रदर्शन में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी शामिल हुए। बता दें कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश और उबाल है। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस का कहना है कि भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी सरकार मामले में संज्ञान नहीं ले रही है। उत्तराखंड में पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी परीक्षाओं के पेपर करा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र में मामले को उठाया और भ्रष्टाचार को उजागर किया। 45 से ज़्यादा लोग जेल गए और 3 महीने ही छूट गए। हमने सरकार से CBI जांच की मांग करी थी ताकि इसमें सख्ती बरती जाए। पिछले विधानसभा सत्र में लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ फिर हम लोगों ने विधानसभा में उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया। और 2 महीने बाद ही पटवारी पेपर होता है, पटवारी पेपर परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक हो जाता है और वो बात खुलकर सामने आती है। जब आयोग खुलकर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, विपक्ष सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर बातों को रख रहा है और सरकार उसका संज्ञान भी नहीं ले रही। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।